ढोलकपुर जैसे छोटे से गांव के निवासी बड़ा ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे। सबके सवेरे की शुरुआत खुशियों से होती थी तो रात सुकून पर ख़त्म। इसी गांव में एक गरीब लकड़हारा राजू रहता है, जिसके जीवन में कभी खुशियां नहीं आती, बस आती तो हर समय समस्या। एक शाम राजू कुल्हाड़ी से जंगल में लकड़ियां काट रहा था। बस राजू, अगर आज के दिन इतनी मेहनत कर लेगा, हाँ, तो कल तुझे लकड़ियाँ नहीं तोड़ी जाएगी। राजू तोड़ी हुई लकड़ियों को रस्सी से बांधकर उस लकड़ी के गड्ढे को अपने सर पर लेकर पास में ही अपने गांव में आता है। पहले जाकर यह लकड़ियाँ बेच आता हूँ, फिर थोड़ा राशन लेकर घर चला जाऊँगा। राजू एक लकड़ी के कारखाने में आता है और वहाँ के मालिक मनोहर को रोज की तरह लकड़ियाँ देता है। यह लो राजू 100 रुपया भोला। ये लो राजू 100 रुपया। राजू रोज 100 से 150 तक की लकड़ियाँ बेचता। इससे ज़्यादा की उसकी कमाई नहीं होती। चलो अब राशन ले आता हूँ और बाकी के पैसों से माँ की दवाइयाँ ले आऊँगा। रात का समय राजू राशन और दवाइयाँ लेकर अपने छोटे से झोपड़ी में आता है, जहाँ उसकी पत्नी रमा, बेटी कविता और उसकी बूढ़ी बीमार माँ है। माँ चारपाई पर लेटी थी। राजू अपने इस परिवार के साथ बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। जी, राशन लाए आप? हाँ रमा, लाया हूँ तभी रमा उस राशन से खाने की व्यवस्था करने लगती है। पता नहीं कब हमें इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा। सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने कम पैसे हाथ आते हैं। बेटा, तू गांव में कोई दूसरा काम क्यों नहीं देख लेता? इतनी कम पैसे में तू कितनी ज़्यादा मेहनत करता है। माँ, अपने गांव में कोई काम नहीं है, जो है वो मुझे अनपढ़ को नहीं मिलता, इसलिए मजबूरन मुझे यह काम करना पड़ता है। अगले दिन राजू फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। कुछ दिन बाद रमा बाजार में सब्जी लेने आती है। वो सड़क से पैदल जा रही थी। माँ जी की दवाइयाँ तो हर बार कीमती होती जा रही है और जो पैसे बच रहे हैं उसमें बस थोड़ा सा ही राशन आ पा रहा है। रमा यह सब सोचते हुए सड़क से जा रही थी कि तभी पीछे से एक कार तेजी से आती है, जिसके ब्रेक अचानक से फेल हो गए थे। तभी वो कार रमा को बेरहमी से उड़ा देती है, जिसके बाद रमा की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। रमा सरकारी अस्पताल में थी। हे भगवान! हे माँ, कविता और राजू सब वहाँ पर आ चुके थे। यह क्या हो गया बहू के साथ? भगवान, मेरी बहू की रक्षा कीजिए, मेरी बहू को बचा लो। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, रमा कैसी है? राजू जी, रमा जी की तबीयत बहुत ही खराब है। उनकी 3 पसलियाँ टूट चुकी है और उनके दिमाग पर गंभीर चोट आई। आप तुरंत रमा जी को शहर के अस्पताल लेकर जाइए, क्योंकि यह केस हैंडल करना हमारे बस की बात नहीं है। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी सब जैसे तैसे रमा को शहर के हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। राजू, तुरंत 40 हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए, हमें अर्जेंट बाहर से मेडिसिन्स मंगवानी है। अब कहाँ ले आऊँ मैं? बेटा राजू, बहू की जान खतरे में है, तू कैसे भी करके पैसों की व्यवस्था जल्दी कर, मेरी बेटी को बचा ले। तभी राजू गांव आता है। अब कहाँ से लाऊं मैं पैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं। भगवान जी, मुझ गरीब की सहायता कीजिए। तभी राजू कारखाने के मालिक मनोहर के पास आता है और उससे सारी बात बताता है। मालिक, मुझे गरीब की मदद कीजिए, मेरी पत्नी की इलाज के लिए
मुझे पैसे की ज़रूरत है। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। राजू, बहुत बड़ी रकम होती है भाई, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, पर हाँ, अपने गांव के साहूकार है ना, वो ब्याज पर पैसे देते हैं, वहाँ जाकर देखो। तभी राजू गांव के साहूकार के पास आता है उससे पैसे उधार मांगता है। मैं तुझे ऐसे पैसे नहीं दे सकता, तुझे अपनी कोई कीमती चीज़ मेरे पास गिरवी रखनी होगी। अब क्या करूं, गिरवी मेरे पास तो घर के सिवा कुछ नहीं है। एक काम करता हूं, मैं अपना घर ही गिरवी रख लेता हूं। तभी राजू साहूकार के पास अपने घर के पेपर दे देता है और उससे पैसे लेकर शहर के हॉस्पिटल में आता है। वह सारे पैसे डॉक्टर को दे देता है। 2 दिन बाद अचानक रमा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। यह देखकर राजू हेमानी खूब ज़्यादा रोते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन राजू जंगल से लकड़ियाँ लेकर घर आता है तो आंगन में कविता हेमानी बैठी थी और कविता रो रही थी। क्या हुआ कविता बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? बेटा, मैं भी इससे कब से यही पूछ रही हूँ, पर यह कुछ बता ही नहीं रहा। सवेरे से भूखी प्यासी बस रो रही है। क्या सवेरे से भूखी है? राजू कविता के पास आकर बैठता है। क्या हुआ बिटिया, अपने बाबा को बताओ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे माँ की याद आ रही है। ये सुनकर भोला की आंखें भी नम हो जाती है। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। रोते नहीं मेरी बच्ची, हम जरूर जाएंगे माँ के पास। मुझे माँ की याद आ रही है बाबा। माँ अचानक से कहाँ चली गई? वो क्यों नहीं आ रही है मेरे पास बाबा? मुझे माँ के पास जाना है। बिटिया, वो माँ है ना, किसी जरूरी काम से गई है। जब उनका काम खत्म हो जाएगा ना तो तुम्हारी माँ हमारे पास लौट आएगी। कविता ऐसे ही रोज रोज अपनी माँ को याद करके रोती जा रही थी और राजू और हेमानी को कविता को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। रात का समय राजू और हेमानी घर में ही थे। घर में खाना बनाना और बाकी काम अब हिमानी को ही करने पड़ रहे थे। कविता सोई हुई थी। बेटा, मुझे कविता की बहुत चिंता हो रही है। यह बहुत छोटी है, अगर इससे अपने माँ को लेकर दिमाग पर कोई गहरा सदमा ले लिया तो क्या करूँ माँ? कविता की चिंता मुझे परेशान कर रही है। अब मैं कैसे इसे इसकी माँ से मिलवाऊँ? बेटा, अब तो एक ही रास्ता है, तू दूसरा ब्याह कर ले, क्योंकि कविता को एक माँ का प्यार बहुत ज़रूरी है। बेटा, यह क्या बोल रही हो आप माँ? मैं सही कह रही हूँ बेटा, अपने बच्चे के खातिर दूसरा विवाह करना ही ठीक रहेगा, वरना आगे चलकर परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि हम कविता को संभालना मुश्किल हो जाएगा, हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। राजू भी इस बात को लेकर परेशान होने लगता है। कुछ दिन बाद राजू मानवी नाम की एक गरीब अनाथ लड़की से शादी कर लेता है। शादी के दूसरे दिन, यह मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ कहाँ है बाबा? बिटिया, ये तुम्हारी माँ ही है। वो तुम्हारी माँ के चेहरे पर चोट आई थी ना, तो इसका चेहरा बदल गया है। हाँ बिटिया, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा माँ, आप कहाँ चले गए थे? माँ आपको कब से याद कर रही थी। बिटिया, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर गई थी। अब कविता मानवी को अपनी माँ समझने लगती है, जिसके बाद मानवी कविता को खूब प्यार देने लगी और कविता भी मानवी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी। एक दिन दोपहर में राजू जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। माँ को घर के काम से भी छुटकारा मिल गया और कविता को माँ का प्यार भी मिल रहा है। अब यह दोनों समस्या तो ख़त्म हो गई। अब
बचा है तो बस साहूकार का कर्ज। मुझे जल्दी जल्दी उनका कर्ज लौटाकर अपना घर उनके पास से छुड़वाना होगा। तभी राजू शाम तक कई सारी लकड़ियाँ तोड़ लेता है और उन सारी लकड़ियों को आज भी मनोहर को 150 में बेच देता है। करीब 1 महीने बाद एक शाम राजू घर के आंगन में बैठा था। अब तक तो केवल 20 ही जमा कर पाया हूँ। अब मैं साहूकार को पैसे कहाँ से दूंगा। उतने में वहाँ पर साहूकार आ जाता है और राजू, मेरा पैसा लौटाने का इरादा है कि नहीं? 2 महीने हो गए और अब तक तूने एक पैसा नहीं दिया मुझे। मालिक, मेरे पास बड़ी मुश्किल से 20,000 जमा हो पाए हैं। आप सभी के लिए इतने पैसे ले लीजिए ना, मैं बाद में धीरे धीरे करके दूंगा आपका पैसा। यह क्या पागल समझ रखा है क्या मुझे? 2 महीने का ब्याज ही 20,000 हो चुका है। चल भाई, मेरे सारे पैसे अभी निकाल। मालिक, कहाँ से ला कर दूँ अभी आपको इतने सारे पैसे? तूने घर गिरवी रख कर मुझसे पैसे लिए थे ना। चल यह घर खाली कर। अब यह घर मेरा हो चुका है। फिर क्या था? पैसा न मिलने पर साहूकार राजू के घर पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद राजू और उसका परिवार रास्ते पर आ जाता है। जी, अब हम कहाँ रहेंगे जी? हमारे पास तो अब घर ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है हम गरीबों के साथ? भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? एक के बाद एक हम पर परेशानियां आती जा रही है। तभी सब एक खुले मैदान में आकर बैठ जाते हैं। इस समय गांव में हमको कोई घर भी किराए नहीं देगा जी। हम जब तक हमारे पास किराए का घर लेने के लिए पैसे नहीं जमा हो जाते, हम लकड़ियाँ का एक छोटा सा झोपड़ा बना लेते हैं। जी हाँ मानवी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाता हूँ, हम यहीं एक लकड़ियाँ का झोपड़ा बना लेते हैं। तभी राजू मानवी दोनों जंगल में आते हैं और वहाँ से कई सारी लकड़ियाँ तोड़ कर लाते हैं और उन्हें कील से ठोक कर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। अब 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में राजू और सब लोग मिलकर लकड़ियाँ का एक छोटा सा झोपड़ा बना लेते हैं, जिसमें मानवी ने मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के कुछ बर्तन बनाए थे और राजू कुछ पुराने बर्तन खरीद कर ले आया था। एक दिन सवेरे राजू जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। अब तो हमारे ऊपर परेशानियाँ और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब तो मुझे पहले से भी ज़्यादा लकड़ियाँ तोड़कर ले जाना होगा ताकि माँ की दवाइयाँ और राशन दोनों अच्छे से आ सके। राजू रोज के मुकाबले आज रात तक कई लकड़ियाँ तोड़ कर लाता है और उन लकड़ियों को मनोहर को बेच देता है। आज लकड़ियाँ 200 की बिकी थी। क्या बात है राजू, आज तो तू काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर आया है। जी मालिक, मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए तभी राजू उन पैसों से 150 की है दवाई लेकर आता है और बाकी पैसों का राशन लेकर आता है। ये क्या जी, इतना कम राशन में? इसमें तो बस एक ही समय का खाना बन पाएगा। अब कल दोपहर में क्या खाएंगे जी? पहले माँ की दवाइयाँ 60 में आ जाती थी, पर अब दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं। अब 120 में आ रही है माँ की दवाइयाँ। बेटा, क्यों तू इतनी कीमती दवाइयाँ लेकर आता है? अब मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है बेटा। नहीं माँ, आपको रोज़ दवाइयाँ लेना ज़रूरी है। डॉक्टर ने कहा था अगर आप एक भी दिन दवाई नहीं लेगी ना तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हिमानी को एक खतरनाक बीमारी थी जिसके चलते उसे रोज़ दवाइयाँ लेना पड़ता था। सब कुछ दिन
यूं ही बीतने लगे। राजू रोज 200 की लकड़ियां तोड़कर लाने लगा और सब एक समय भूखे रहकर अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन सवेरे राजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है और घर के आंगन में मानवी कपड़े धो रही थी। पता नहीं माँजी की बीमारी कब खत्म होगी। माँजी की दवाई के चक्कर में हमारा कितना पैसा बर्बाद हो जा रहा है और हमें रोज एक समय भूखा रहना पड़ता है। काश कि हमारे साथ माँजी ही ना होते तो आज हमें कभी भी इतनी परेशानी ना देखनी पड़ती। मानवी कपड़े धोने लग जाती है। थोड़े समय के बाद अगर माँजी हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाए तो हमें यह परेशानी कभी नहीं होगी। एक काम करती हूँ, मैं माँजी को रास्ते से ही हटा देती हूँ। वैसे भी उनकी सेवा करने में अब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। थोड़े समय बाद मानवी घर में आती है। बहू मेरी दवाई दे दे, आज बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एक काम करती हूँ मैं थोड़े समय बाद हिमानी की दवाइयाँ लेकर बाहर आती है और उसे नहीं देती। जब अब माँजी ये दवाई पिएगी नहीं, फिर हमेशा के लिए उसका खेल खत्म हो जाएगा। अब यह बात पीछे खड़ी कविता सुन लेती है। तभी मानवी घर के अंदर चली जाती है। क्या माँ दादी को दवा नहीं दी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कविता दौड़ते हुए अंदर आती है तो तब तक मानवी हिमानी को दवाई दे चुकी थी और हिमानी ने वो दवाई पी ली थी। दादी आपने दवाई पी ली दादी? हाँ बिटिया, मैंने दवाई पी ली है। दादी माँ, आपने दवाई क्यों पी? सुनकर हिमानी को होश उड़ जाते हैं। अरे, इसे कैसे पता चला कि मैंने दवाई माँजी को नहीं दी? ये कविता बोल रही हूँ माँ। अरे माँजी, आप भी कहाँ इनकी बातों पर ध्यान दे रहे हो? भला आपको दवाई मैंने दिया है। कड़ी कुछ भी मजाक करती रहती है, ऐसे थोड़ी ना होता है दादी। तभी अचानक हिमानी के सीने में तेज दर्द होने लगता है। दादी आपको क्या हुआ? थोड़ी देर बाद हिमानी का मृत्यु हो जाता है। अरे वाह, क्या हो गया दादी माँ? आप क्यों नहीं उठ रहे? ये क्या किया माँ आपने दादी माँ को क्या कर दिया? दादी माँ उठ ही नहीं रही है। मैंने कहाँ मारा है इन्हें, ये अपने आप ही मर गए। मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी। आपने दादी माँ को दवा नहीं दिए थे। अरे ये बिल्ली कहीं मेरा खेल फेल ना कर दे, इस तो ठिकाने लगाना ही होगा। तभी मानवी कविता को पकड़कर रस्सी से बांध देती है और हिमानी की पास रख देती है। कविता को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। खोलो मुझे माँ, खोलो। इधर राजू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे वहां जमीन के अंदर एक सोने जैसी कुछ चीज दिखाई देती है। यह क्या है? राजू जब वहां पर खुदाई करता है तो वो सोने की डाली थी। सोना राजू और खुदाई करता है तो वहां जमीन के अंदर से एक बड़ी सी पेड़ की डाली की तरह सोने की एक लकड़ी निकलती है। इतना सारा सोना! अरे मैं तो माला माल हो गया, मुझे इतना सारा सोना मिल गया। इस सोने की बड़ी सी छड़ी को पाकर राजू खुशियाँ का ठिकाना न रहा। यह तो करोड़ों का सोना लगता है। राजू, अब तो तेरा जीवन बदल गया। जल्दी से इसे छुपा लेता हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। राजू उस सोने की छड़ी पर काली मिट्टी लगाकर उसे काला कर देता है, जिसके बाद उस छड़ी की सोने की चमक दिखाई नहीं देती। तभी वह उस छड़ी को कुछ लकड़ियाँ में रख कर घर ले आता है। राजू जी, इतनी जल्दी आ गए? अरे मानवी माँ और कविता कहाँ है? उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उन दोनों को मार दिया। जी, वो माँजी कविता को अपने साथ लेकर गई है। वो गांव में किसी
से मिलने गई है। अच्छा, अरे वो सब छोड़ो मानवी, हम तो मालामाल हो गए। मतलब मानवी, मुझे जंगल से करोड़ों का सोना मिला है। यह सुनकर मानवी के होश उड़ जाते हैं। क्या करोड़ों का सोना? सच बोल रहे हैं जी आप? करोड़ों का सोना? हाँ मानवी, ये देखो। राजू उसे सोने की छड़ी से मिट्टी हटाकर वो सोने की छड़ी मानवी को दिखाता है। यह तो सच में सोना है जी। अब हम भी करोड़पति बन गए मानवी। अब हम सब यहाँ से बहुत दूर शहर में रहने चले जाएंगे और मज़े से अपना जीवन बिताएंगे। इतना सारा सोना अगर यह मुझे मिल गया तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। ला, मैं इस सोने की छड़ी का काली मिट्टी लगाकर उसे काला कर देता हूँ। किसी को इस सोने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। राजू उस सोने की छड़ी को काली मिट्टी लगाकर काला कर देता है। मानवी, देख, इतना सोना मुझे जीवन में कभी भी नहीं मिला। सोच क्या रही है? अगर तुझे अपना जीवन बेहतर करना है तो इस राजू को भी जान से मार कर यह सोना लेकर यहाँ से भाग जा। तेरे जीवन संवर जाएगा। मानवी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ मानवी, जल्दी बनाओ, क्योंकि अब इससे बाद तो हम शहर में अपने आलीशान बंगले में बैठकर कॉफ़ी पिएंगे। मानवी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाने लगती है। इधर राजू उस सोने की छड़ी को देखकर काफ़ी खुश होता है। तभी मानवी चुपके से चाय में हो जाइए राजू जी, क्योंकि यह खुशियाँ आपकी ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं। अरे मानवी, यह राजू तो तेरे जीवन में खजाने की चाबी बनकर आया है। इस गरीब ने तो तुझे एक ही पल में करोड़पति बना दिया। अरे जल्दी लाना चाय मानवी। हाँ जी हाँ, बस 2 मिनट रुकिए, लाती हूँ। तभी मानवी एक कप चाय लेकर भोला के पास आती है। अब चाय भोला पी लेता हुआ जल्दी इस चाय को पीकर ऊपर जाइए राजू, ताकि यह सारा सोना जल्द से जल्द मेरा हो जाए। राजू जैसे ही चाय पी लेता है तभी कोई घर दरवाज़ा तोड़ देता है। अरे राजू, मानवी सामने देखते तो दरवाजे पर कविता पुलिस अफसर के साथ में खड़ी थी। बाबा, वो चाय मत पीना बाबा, उसमें दवा है। ये सुनकर राजू चाय का प्याला नीचे रख देता है। बाप रे, ये जिंदा कैसे बच गई? कविता अंदर जाकर उस कप की चाय को नीचे फेंक देती है। अरे कविता, तूने चाय क्यों फेंक दी? और यह दरोगा साहब यहाँ क्यों आए? बाबा, माँ ने दादी को मारने की कोशिश की थी और उन्हें मुझे भी जंगल में एक पेड़ से बांध दिया था ताकि जंगली जानवर मुझे खा जाए। माँ हम सबको मारना चाहती थी बाबा। यह सुनकर राजू के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। तभी मानवी जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तभी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। कहाँ भाग रही हो मानवी? बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों तुमने अपनी सास को मारा और अपनी बच्ची को मौत के मुंह में छोड़कर आ गई थी? वह तो अच्छा हुआ सही समय पर हम वहां पहुंच गए और हमने कविता की जान बचा ली। क्या तुमने माँ को मार दिया मानवी? क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा? क्यों मारा तुमने उन्हें? गरीबी की वजह से माँजी की दवाई हर दिन कीमती होती जा रही थी, जिसके चलते हमें रोज एक समय भूखा रहना पड़ता था। हमारा घर चला गया। मुझे रोज रोज माँजी की इतनी सेवा करनी पड़ रही थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए मैंने माँजी को साथ ऐसा किया। पर कविता ने मुझे देख लिया और मैंने इसे भी। मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी मानती थी। वो तुम्हें बेटी से बढ़कर प्रेम करती थी। तुमने उनके साथ ऐसा किया, तभी
अपनी सास को मारने की जुर्म में पुलिस मानवी को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी कविता अपने पिता को सारी बात बताती है, रोते रोते, नहीं मेरी बच्ची, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। उसके बाद मानवी हवालात में रहकर अपने किए को याद करके खूब रोने लगती है और इधर राजू उस सोने की छड़ी को लेकर अपनी बेटी के साथ एक दूर शहर में आता है और वहाँ एक बड़ा सा बंगला खरीद कर एक कारोबार शुरू करता है और दोनों बाप और बेटी एक साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे हैं।